हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं सर्वेश यादव और हम लोगों का प्यारा सा चैनल फिजिक्स विद सर्वेश। और इस चैनल में आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स देखेंगे और जो कि लगातार चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको काफी बढ़िया समझ में आ रहा होगा और आप काफी बढ़िया से होंगे। तो पढ़ते रहिए और ध्यान से देखते रहें। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का अगला टॉपिक, जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। इससे जस्ट पीछे हम लोगों ने एक कठिन टॉपिक पढ़ा था, एक कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, जिसमें वेक्टर से काफी संबंध था। उसी तरीके से आज हम लोग उससे ही थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कूलाम के नियम से संबंधित है। तो या आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत, या हम केवल अध्यारोपण का सिद्धांत कह सकते हैं। ध्यान दें आप, अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यदि बेटा किसी भी तरीके की आपको दिक्कत आ रही है या मेरे द्वारा कुछ कमी दिख रही है आपको, तो जरूर सुझाव दें ताकि उसको हम दूर कर सकें। ठीक, और सुझाव देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद होगा। ठीक, तो देखिए बेटा, सभी लोग हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे और काफी बढ़िया से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक का नाम है अध्यारोपण। समझे आप, अध्यारोपण का सिद्धांत है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अरे भाई कहां है? हाँ देखें बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, थियरी ऑफ सुपरपोजिशन, थियरी ऑफ सुपर पोजिशन, थियरी ऑफ सुपरपोजिशन देखने वाले हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, ध्यान दें बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या, थियरी ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है। तो जानते हैं थियरी ऑफ सुपरपोजिशन में, समझने की कोशिश करें आप। अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है कि यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, कोई भी निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, उसमें कई आवेश हैं, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी, बहुत आसान है, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान दें आप। यदि कोई निकाय कई आवेशों, मतलब एक निकाय में कई आवेश रखे हुए हैं, तो किसी एक आवेश पर, एक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, किसी, बेटा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए इधर, बतियाएंगे तो मरबो करेंगे। देखिए इधर, समझे आप, कोई आवेश, सॉरी कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल, रिजल्टेंट फोर्स, अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए वैद्युत बलों के बीज गणितीय योग के या सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, ये बीज गणितीय योग क्या होता है? बीज गणितीय योग में बेटा प्लस माइनस डायरेक्शन का भी क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, जो कि अभी हम समझाएंगे। समझे आप, ध्यान दीजिएगा। जैसे 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 कोई निकाय हमने यहां पे बना लिया, लिख देते हैं एक बार हल्का सा ताकि आपको याद रहे। ठीक, यदि कोई निकाय, यदि, हाँ ठीक, यहाँ चेंज कर लेते हैं, पेन को हम रेड कर लेते हैं। ध्यान दें आप, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा यदि, यदि कोई निकाय
यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, समझे? यदि कोई निकाय कई आवेशों से हाँ, यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है तो, ठीक, कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर हाँ ध्यान दें बेटा, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल, लगने वाला क्या चीज, लगने वाला समझे आप? हाँ, लगने वाला परिणामी वैद्युत बल, लगने वाला परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा, और भी आवेश होंगे उसमें, सब उस पर मिलकर वैद्युत बल लगाएंगे, तो अन्य आवेशों द्वारा, अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर, उस आवेश पर लगाए गए ठीक, लगाए गए वैद्युत बलों, लगाए गए वैद्युत बलों के योग के सदिश योग के, भैया के सदिश, याद रखिएगा, ठीक, के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। एग्जाम में याद आता है तो एकदम ऐसे ही लिख देंगे कि यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। एकदम सही, जैसा कि फिगर, बस बहुत आसान, इससे आसान कुछ नहीं है। ध्यान दें बेटा, जैसे मान लेते हैं कि कोई निकाय है ये, ठीक, ये कोई निकाय है, कई आवेश हैं इसमें, मान लेते हैं एक आवेश यहां पर हमने बना लिया, ठीक, Q1 हो गया, और एक आवेश हमने यहाँ पे बना लिया, और ये क्या हो गया भैया, वो Q2 हो गया, ठीक, एक आवेश यहाँ पे बना लिया हमने, Q3 हो गया, एक आवेश यहाँ बना लिया, Q4 हो गया, ठीक, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे क्या है, Q4 है, वो Q1 है। तो जानते हैं Q1 पर जो लगने वाला परिणामी वैद्युत बल है, ठीक, वो Q3 द्वारा Q2 Q3 Q4 द्वारा लगाए गए, ठीक, वैद्युत बलों के योग की क्या होगा, बराबर। चलें देखें, मान लेते हैं यहां से Q1 की Q2 ध्यान दें बेटा, Q2 से Q1 का जो Q2 के सापेक्ष Q1 का जो स्थिति सदिश है वो हमने लिख दिया वेक्टर R12, ठीक, Q3 के सापेक्ष Q1 का जो स्थिति सदिश है ये हमने लिख दिया वेक्टर R13, ठीक, और ध्यान दीजिएगा, देखते रहें आप, ठीक, इसके बाद Q4, ठीक, Q4 के सापेक्ष Q1 का जो स्थिति सदिश है वेक्टर R14, ठीक, ये है, और ये सब मिल करके लगाएंगे। तो सबसे पहले सबका अलग अलग बल निकाल लेते हैं, ठीक, और सबका सदिश योग, ठीक, Q1 पर लगने वाले परिणामी, ठीक, बल के वैद्युत बल के क्या होगा, बराबर होगा। तो सबका अलग अलग लिख लेते हैं, या डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्रमशः करके, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे बेटा, Q2 Q3 वह किसके द्वारा, Q4 द्वारा, किस पर, Q1 पर लगाए गए क्या चीज, लगाए गए वैद्युत बल क्रमशः, ठीक, क्रमशः, और वो कौन कौन है यहां पे लिख देते हैं। सबसे पहले वेक्टर F12, फिर वेक्टर F13, नो, हाँ ठीक तो है,
फिर वेक्टर F14, इनके मान कितने हो जाएंगे इसको भी हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ध्यान दें, सबसे पहले वेक्टर F12 जैसे कि पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है हमने, ठीक, उससे ही संबंधित है भैया, ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीजें पिछले क्लास में हमने बताया हुआ है, जो फार्मूला लिखने जा रहे हैं इस तरीके का। तो वेक्टर F12, ठीक, यानी दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया वैद्युत बल वेक्टर F12 कैसे लिखेंगे, ये पिछले क्लास में हमने बता दिया है। क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, ठीक, बीच की दूरी ये वाला, यानी किसका परिमाण होगा, ये R12, ठीक, वेक्टर R12 के माड का स्क्वायर इंटू यहाँ पे R12 का ही क्या रखेंगे, एकांक सदिश, यानी R12 कैप। ये हो गया। कैसे लिखा जाता है पिछले क्लास में हमने बताया हुआ है, उस क्लास को जरूर देखें, थोड़ा कठिन क्लास है, ठीक, लेकिन देखेंगे तो आपको मैथ में भी हेल्प आएगा, ठीक, यहाँ फिजिक्स में भी आपको समझ में आएगा। तो देखें इधर, ये हमने लिख दिया, हाँ देखें बेटा, हाँ F12 हो गया Q1। अब F13 लिखते हैं हम लोग, देखें बेटा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर F13 इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, बहुत आसान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्या लिखेंगे Q1, अब बदल गया भैया Q3, और बीच की दूरी कितनी है R13, तो R13 के मॉड का स्क्वायर इंटू यहाँ एकांक सदिश लिखते हैं क्या, R13 कैप, ठीक। अब फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक, F14, वेक्टर F14 इज इक्वल टू क्या, अनइंटरेस्टेड टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, समझ रहे हैं ना, लेकिन हाँ ठीक आएगा एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट रहे या ना रहे इससे मतलब नहीं है, ठीक, हाँ, लेकिन एग्जाम में आएगा, तो एग्जाम के लिए या अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई एग्जाम दें, ठीक, उसमें जरूर पूछा जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो वेक्टर F14 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे Q1 Q3, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे Q1 Q4 अपान R14 के मॉड का स्क्वायर इंटू R14 कैप, ये हो गया, ठीक है। अब जो इस पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल है, परिणामी वैद्युत बल अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, यदि अध्यारोपण का सिद्धांत आप लगाएंगे तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या कह रहा है कि जो परिणामी बल है इस पर Q1 पर यहाँ पे जो परिणामी बल हम यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर F, तो यहाँ पे जो परिणामी बल है वेक्टर F, ठीक, इस पर लगने वाले अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए वैद्युत बलों के, ठीक, सदिश योग के बराबर, सदिश का मतलब वेक्टर फॉर्म वाला योग, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वेक्टर F12 प्लस क्या लिख सकते हैं वेक्टर F13 प्लस क्या लिख सकते हैं वेक्टर F14, ठीक, ऐसे। अब सबकी वैल्यू सबके स्थान पे हम लिख देते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जगह कम है लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, इसको और छोटा कर देते हैं, ये क्या था Q1 और Q3, ठीक है, हाँ देखें आप सभी, हाँ अब देखें बेटा यहाँ पे F वेक्टर F इज इक्वल टू F12 का मान नीचे बता चुके हैं, देख रहे हैं आप, F12 क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q1 Q2 अपान R12 के मॉड का क्या स्क्वायर इंटू R12 का, ठीक, फिर प्लस यहाँ लिख देते हैं F13, क्या लिख पाएंगे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अब क्या लिखेंगे R13 का मॉड का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या R13 का, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब फिर बेटा ध्यान दें, एक और बचा हुआ है उसको भी लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे Q1 यहाँ Q3,
हाँ देखिए बेटा, यहाँ पे Q1 Q3 ठीक है। अब Q1 Q4 लिखना पड़ेगा। अपान क्या लिख पाएंगे, R14 वेक्टर और इसके मॉड का स्क्वायर इंटू R14 कैप। समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक ना, ये हो गया। हाँ अब ये है सदिश योग है। अब क्या करेंगे, जो सब में है उसको कॉमन कर लेंगे। ठीक, जो सब में है उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन। तो जो सब में है तो यह बराबर यहाँ पे क्या दिखेगा, तो वेक्टर यफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और सब में क्या है, Q1 है, तो बल्कि हम ऊपर यहाँ पे Q1 लिख देते हैं। Q1 ध्यान दीजिएगा भैया, ये Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर एफ इज इक्वल टू Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया हमने। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे Q2 अपान क्या, R12 के मॉड का स्क्वायर इंटू R12 कैप, फिर प्लस नीचे लिख देते हैं, क्या बचेगा बेटा, Q3 अपान क्या, R13 के मॉड का स्क्वायर इंटू R13 कैप। फिर ये तो आसान है, अपने से भी लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, Q4 अपान R14 के मॉड का स्क्वायर इंटू R14 कैप। ठीक, तो ये आ जाएगा, ये है, बस यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक, फिर से सुने, परिभाषा एकदम याद होनी चाहिए। जैसा फिगर हमने बनाया, छोटा सा फिगर बना लेंगे और ठीक Q2 द्वारा Q1 द्वारा Q3 द्वारा Q4 द्वारा Q1 पर लगाए गए वैद्युत बल के मान लिख लेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे, जो सब में है उसे कॉमन कर लीजिए, एकदम आसान बच्चों वाला। हाँ लेकिन पिछला क्लास पढ़े रहेंगे तब ये लिख पाएंगे आप। ठीक, ये पिछला क्लास जब पढ़े रहेंगे, जो कठिन है, ठीक, तब जाके ये लिख पाएंगे। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत कंप्लीट किया। ठीक, अभी हम, मेरा पीडीएफ भी आएगा, उस पीडीएफ पे एक बार और इसको समझा देंगे, एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, हाँ देखिए बेटा, तो अभी अभी हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक, या थियरी ऑफ सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको पढ़ा है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और ये वेक्टर वाले से ही संबंधित है। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ उसी से संबंधित है, तो इसको हम लोग फटाफट देखते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, जरा देखें, ध्यान से सुनिए आप। कह रहा है कि जब कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना होता है तो किसी एक आवेश पर लगाया गया परिणामी वैद्युत बल या लगने वाला परिणामी वैद्युत बल अन्य या उत्पन्न परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, एक आवेश पर जितना परिणामी वैद्युत बल लगेगा वो किसके बराबर होगा, अन्य आवेश जो उस पर लगाएंगे। भाई वही ना, और कहां से बल आ रहा है, वही जो अन्य आवेश लगा रहे हैं वैद्युत बल, ठीक, उनका जो परिणामी होगा वही, ठीक, परिणामी वैद्युत बल के बराबर होगा। तो बहुत आसान। ठीक, किसी, यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है तो उस एक आवेश पर जो परिणामी वैद्युत बल होता है अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है, या बीज गणितीय योग के क्या होता है, बराबर। एकदम याद रखिएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत एग्जाम में जरूर पूछा जाता है भैया। ठीक, तो अब देखिए बेटा, एकदम काफी मेहनत से पढ़े आप, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना होता है तो किसी एक आवेश पर लगाया गया परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। एकदम सही। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाँ देखिए, जैसे यह फिगर आप देख रहे हैं, आपके सामने फिगर है, ये कोई निकाय है, कई आवेशों से मिलकर बना है, Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक, Q1 ये है आवेश, और मान लेते हैं Q1 पर सब वैद्युत बल लगा रहे हैं, तो Q1 पर जो परिणामी वैद्युत बल होगा इसके द्वारा लगाए गए, इसके द्वारा लगाए गए, इसके द्वारा लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो वही चीज यहाँ पे है, Q2 Q3 एवं Q4 द्वारा Q1 पर लगाए गए वैद्युत बल क्रमशः कितने कितने हैं। हालांकि ये लिखने का तरीका यदि पिछला क्लास पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। ठीक, पिछले क्लास में हमने बताया हुआ है कि कैसे लिखा जाता है। तो वेक्टर F12 यानी Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया वैद्युत बल वेक्टर F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान बीच की दूरी का स्क्वायर,
तो बीच की दूरी का मतलब यहां से यहां के मॉड का स्क्वायर, तो वेक्टर r12 है, इसके मॉड का स्क्वायर कर दिया हमने। और वेक्टर है, ये वेक्टर देखना है, वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर का मतलब ये परिमाण हो गया, परिमाण में उस दिशा वाले एकांक सदिश से गुणा करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस दिशा में जो एकांक सदिश है भैया, ठीक, इस दिशा में जो एकांक सदिश है, इस दिशा में जो एकांक सदिश है वो क्या है, r12 कैप है। तो r12 कैप, ठीक, परिमाण में एकांक सदिश से गुणा कर देंगे तो बल, ठीक, वेक्टर मिल जाता है। सही है, ठीक है। फिर F13 वेक्टर F13 यानी Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया वैद्युत बल, तो वही चीज है एकदम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 वेक्टर r13 के मॉड का स्क्वायर, आई इंटू वाई वेक्टर है तो इसलिए परिमाण में एकांक सदिश उस दिशा वाले, तो यहाँ पे हम लोग r13 कैप की ये दिशा है तो ये परिमाण से ये एकांक सदिश से गुणा कर देते हैं तो पूरा ये वेक्टर हो गया, ठीक, कंप्लीट। फिर ठीक Q4 द्वारा Q1 पर लगाया गया वैद्युत बल वेक्टर F14 इज इक्वल टू 1/4 पाई, वही चीज पुरानी Q1 Q4 अपान वेक्टर r14 के मॉड का स्क्वायर इंटू r14 कैप, ठीक, एकदम सही। अब देखें, ठीक, तीनों बल यानी Q2 Q3 Q4 द्वारा लगने वाले वैद्युत बल हमने निकाल लिए। अब एकदम स्पष्ट कर रहा है अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत यही कह रहा है कि Q1 पर जो परिणामी वैद्युत बल है इन सभी वैद्युत बलों की योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14। अब F12 कितना है, आगे हमने लिखा है F2 F13 F14 सब लिख दिया हमने। इसमें जो कॉमन है वो क्या है, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा Q2/r12, ठीक, वेक्टर r12 के मॉड का स्क्वायर इंटू r12 कैप, प्लस यहाँ पे ध्यान दे Q3/r13 के मॉड का स्क्वायर इंटू r13, बहुत आसान है, ध्यान दे, प्लस Q4/r14 का, ठीक, मॉड का स्क्वायर इंटू r14 कैप, ये हो गया, ठीक ना। इस तरीके से ये अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोगों ने क्या कर लिया, समाप्त, ये अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इस पर, ठीक, यहाँ पे कूलाम के नियम से संबंधित कुछ एकाक सवाल हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, कह रहा है 1 कूलाम व 4 कूलाम के 2 आवेश, 1 कूलाम, समझे आप सवाल कितना बढ़िया, 1 कूलाम व 4 कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर रखा तीसरा आवेश स्मॉल q संतुलन में होगा। क्या कह रहा है, समझे, कितना बढ़िया, ठीक, कितना बढ़िया सवाल है। हालांकि अभी बताया हमने सवाल, ठीक, अभी बताया, लेकिन उसको हम रिवाइज करते रहे पीडीएफ के द्वारा। देखिए आप, एकदम वही सवाल है, 1 कूलाम और 4 कूलाम के 2 आवेश 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक, हमने मान लिया ए से कितनी दूरी पर, r दूरी पर वह बिंदु है जहां पर तीसरा आवेश रखने पर यह संतुलन में है, इस पर परिणामी वैद्युत बल शून्य है। तो कितना आसान, ठीक, इसके द्वारा इस पर वैद्युत बल निकाल दीजिए, इसके द्वारा, ठीक, ये संतुलन में तभी होगा जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो दोनों बल के मान आपस में बराबर हो जाएंगे तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परिणामी वैद्युत बल शून्य होगा, बस यही तो है। तो ध्यान दें आप, तो सबसे पहले ए द्वारा क्यू पर लगाया गया वैद्युत बल, देख रहे हैं, ए द्वारा, ठीक, ए द्वारा क्यू पर लगाया गया वैद्युत बल, ए द्वारा क्यू पर लगाया गया वैद्युत बल, ठीक, एफ ए द्वारा सी पर, यहां सी मान लिया, सी पर लगाया गया वैद्युत बल एफ सी पर ए द्वारा एफ सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू क्यू अपन बीच की दूरी आ रहा है इसका, कितना आसान है। फिर बी द्वारा सी पर लगाया गया वैद्युत बल एफ सी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 Q1 Q2 यानी 4 इंटू क्यू अपन बीच की दूरी 2 माइनस आर होगी, 2 माइनस आर का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्यू पर परिणामी वैद्युत बल, या हम कह सकते हैं क्यू पर परिणामी वैद्युत बल संतुलन में तभी होगा जब, ठीक, क्यू पर परिणामी वैद्युत बल संतुलन में तभी होगा यानी 0 तभी होगा जब हम लोग क्या कह सकते हैं, जब क्या हो सकता है भैया, ठीक, जब, ठीक, संतुलन में तभी होगा जब एफ सी ए इज इक्वल टू एफ सी बी, दोनों जो बल हैं वो आपस में क्या हो जाए, बराबर, एफ सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, एफ सी बी, एफ सी ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, एफ सी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू क्यू अपन 2 माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे देखें क्यू जो है इस क्यू से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या, 1 अपान आर स्क्वायर बचा, यहाँ 4 अपान क्या 2 माइनस आर स्क्वायर बचा। अब वर्गमूल ले लीजिए, या क्रॉस वाले मल्टीप्लाई कर रहा था तो मैं अब क्या ले लेते हैं, यहाँ पे वर्गमूल ले लिया आपने, ठीक ना, वर्गमूल ले लिया आपने। वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल ले लेंगे आप एकदम आसान, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस आर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, 2 आर हो जाएगा, इधर आएगा 3 आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 2/3, ठीक, आर इज इक्वल टू 2/3 मीटर, जिसे डिवाइड करेंगे तो 0.67 मीटर आएगा।
इसका मतलब ए से उस बिंदु की स्थिति कितनी होगी, 2.3 मीटर या 0.6 ठीक मीटर होगी। ठीक, हाँ, इस तरीके से बेटा ये टॉपिक भी हम लोगों का समाप्त हुआ। ठीक, अध्यारोपण का सिद्धांत भी समाप्त किया, इसके अलावा एक छोटा सा सवाल भी हमने बता दिया। ठीक, हाँ, ये चीज हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब बहुत सारे सवाल कुछ कूलाम के नियम पर आधारित 2-3-4 सवाल देखेंगे बेटा। देखें, तरीका यही है कि बहुत सारे सवाल तो एग्जाम्पल में ही बताएंगे, हम पढ़ाते समय ही एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारे सवाल बताएंगे। इसके अलावा अलग से हम बनाए हुए हैं, हर चैप्टर में 20, 25, 30 सवाल बनाए हुए हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण है उसको बताएंगे सवाल के रूप में। फिर आपको एनसीईआरटी के सारे सवाल एक एक करके बता देंगे। आप पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ाएंगे। ठीक, ये शरीर आपके लिए है और आप एकदम पढ़ते रहें बेटा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एकदम मस्त रहें, व्यस्त रहें पढ़ाई में। ठीक, पढ़ाई के अलावा भगवान आपको कुछ भी न दिखाई दे। ठीक, धन्यवाद।